हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी में। और इस क्लास में हम 10th क्लास के बायोलॉजी के 7 चैप्टर की चर्चा करेंगे, जिसमें हमने पिछली 2 क्लासों में इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। तो 2 क्लासों की यदि अपन बात करें, उसमें हमने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। और पैटर्न हमारा जो है ना, टोटली एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपसे सेशन 2023-24 में, फरवरी में आपके इस बार एग्जाम है। एग्जाम थोड़ा सा इस बार जल्दी कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो फुल्ली चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे इसमें, और इसमें हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा चल रही है भाई 10th क्लास। तो 10th क्लास एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चनों को डिस्कस आपसे पिछली 2 क्लासों में किया जा चुका है। आज की क्लास में हम इससे कुछ लेवल के आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, और आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी, जिसमें हमारे लिए कुछ डायग्राम बनाने के लिए भी हमसे पूछे जाते हैं। तो आपको अगला चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूंगा वो बायोलॉजी का 8th चैप्टर होगा, और आपको उसका नोटिफिकेशन समय से यदि मिल सके तो इसलिए आप वीडियो को पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते हुए मिल जाए। तो हमारा नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने ब्रेन से संबंधित, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। बात करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन के सेशनों को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है वो दे रखा है कि एक अगरबत्ती की गंध का पता हम कैसे लगा लेते हैं। हालांकि पिछली क्लास में भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, फिर भी हम इसकी बात करते हैं कि एक अगरबत्ती की गंध का हम पता कैसे लगा लेते हैं। भाई, अगरबत्ती की जो सुगंध है ना, वो सुगंध हमें हमारी ज्ञानेंद्री, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्री, ज्ञानेंद्री के माध्यम से हम इस सुगंध का पता करते हैं। नाक, तो नाक के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से हम हमारे वातावरण में जो घटना घटित हो रही है, जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हम हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और ब्रेन के अंदर ये इंफॉर्मेशन पहुंचकर अगरबत्ती की सुगंध की जानकारी पहले से ही हमारे ब्रेन में उपस्थित होती है, और ब्रेन उसको तुरंत ही पहचान लेता है कि भाई ये इसकी सुगंध आ रही है। तो जब हम अगरबत्ती की गंध हमारी नासिका बोले तो नाक में पहुंचती है, तो वहीं पर उपस्थित न्यूरॉन, न्यूरॉन बोले तो तंत्रिका कोशिका, इस तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका बोले तो डेंड्राइट्स में विद्युत आवेग पैदा हो जाता है। मतलब तंत्रिका कोशिका के अंदर एक विद्युत आवेग पैदा हो जाता है, और यह विद्युत आवेग एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में होता हुआ मस्तिष्क के घ्राण पिंड में पहुंच जाता है, और यहां पर हमें उस अगरबत्ती की सुगंध का क्या चल जाता है, पता चल जाता है। तो इस प्रकार हम एक अगरबत्ती की सुगंध हमें हमारी नाक के अंदर उपस्थित तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचा दी जाती है, और हमें सुगंध के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी डिस्कस हो चुका है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन की, तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भाई, तंत्रिका तंत्र के नाम बताने, चैप्टर का नाम ही यही है हमारा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें हम, तो हमारे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम हमारा जो है ना, एनएस नर्वस सिस्टम, इस नर्वस सिस्टम के हमारे 3 भाग हैं भाई। इन 3 भागों के द्वारा बात करें हम, तो सबसे पहला है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम बोलते हैं CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम बोलते हैं PNS। और तीसरा है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे हम बोलते हैं ANS। बात करते हैं इन तीनों सिस्टमों की। तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। मतलब इसके 3 भाग हैं, जिसको एक को हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम।
तो हमसे पूछा जाए कि हमारे तंत्र का तंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो जवाब होगा हमारा हमारे तंत्र का तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। शॉर्ट में आप याद रख सकते हो CNS, PNS और ANS। CNS बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ANS बोले तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसके 3 भाग हैं। हमारे सिलेबस की यदि हम बात करें तो हमारे सिलेबस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की चर्चा हमें दे रखी है, जिसके अंदर हमारे 2 भाग आते हैं। एक आता है हमारा क्या मस्तिष्क ब्रेन, और दूसरा आता है हमारे पास इसके अंदर मेरु रज्जु। मेरु रज्जु, ये 2 भागों को हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। हमारे इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 ही भागों को डिस्कस किया जाता है। 10th क्लास के NCERT सिलेबस में हमें दोनों भागों की चर्चा दे रखी है, एक ब्रेन की और मेरु रज्जु की। तो ब्रेन की और मेरु रज्जु की बात करें तो मेरु रज्जु जो है ना, वो हमारी रीढ़ की हड्डी, जो बैकबोन जो हमारी होती है, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है भाई। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, उसी के अंदर हमें मिलता है कौन, मेरु रज्जु। और इस मेरु रज्जु के अंदर हम बात करें तो हमारे शरीर की कुछ क्रियाओं को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो भाई 3 भागों के नाम याद रखना, ANS, PNS और CNS। अगला क्वेश्चन है हमारा कि छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश के प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। भाई ये क्वेश्चन हमारी पिछली क्लास में भी डिस्कस हो चुके हैं, बस अंतर इतना है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें 2 नंबर में या 3 नंबर में इस तरीके से पूछे जाने हैं। कल हमारे क्वेश्चनों को हमने थोड़ा सा लॉन्ग डिस्कस किया था, तो जो क्वेश्चन हमसे जिस तरीके से एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जा रहा है, वो वही 2 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए इतना दे रखा है। तो छुई एक पादप होता है भाई, एक छोटा सा झाड़ी या पौधा होता है, और इस पौधों की गतियों से संबंधित हमसे चर्चा पूछी जा रही है कि इस पादप के अंदर जो पत्तियों की जो गति होती है ना, वो प्रकाश के ओर, प्ररोह मतलब होता है तना, तो उस तने की गति से किस प्रकार भिन्न होती है। तो आपने देखा होगा भाई, तना सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, तना किधर की ओर वृद्धि करता है, सूर्य के प्रकाश की तरफ की ओर वृद्धि करता है। जड़ें हमेशा जल की अंदर यानी पृथ्वी की तरफ वृद्धि करती है। लेकिन ये छुई का पादप जो है, जिसको हम टचमी प्लांट भी बोलते हैं भाई, छुई के पादप को हम टचमी प्लांट भी बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है माइमोसा पुडिका। माइमोसा पुडिका, माइमोसा पुडिका इसका वैज्ञानिक नाम है छुई के पादप का। इसको टचमी प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही इसको अपन टच करते हैं ना, तो इसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया टचमी प्लांट। ठीक है, छुई के पादप को ही हम टचमी प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो छुई पादप की जो पत्तियों की जो गति होती है ना, जैसे ही कोई व्यक्ति या कोई जीव इसको टच करता है, तो इसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती है, एक तरीके से जिसको अपन कहते हैं सिकुड़ जाती हैं। तो इसकी जो गति है वो वृद्धि मुक्त होती है। इसमें इसको हम वृद्धि नहीं कहेंगे कि ये पौधे के अंदर वृद्धि हो रही है, लेकिन हाँ इसके अंदर गति जरूर हो रही है। इस गति, ये गति लेकिन प्रकाश की तरफ जो तने की गति हो रही है ना, उससे डिफरेंट है, उससे अलग है जी हमारी गति। तो इसका वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। प्रकाश की ओर जो प्ररोह है, हमारा जो तना है, उसकी वृद्धि जो हो रही है ना, वो वृद्धि ही है, अर्थात वृद्धि के कारण ही होती है। मतलब छुई के पादप में इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये जो वृद्धि गति इसके अंदर हो रही है ये वृद्धि से संबंधित है, नहीं। लेकिन तने के अंदर प्रकाश की तरफ जो वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है तना जो, उसे हम कहते हैं इसकी वृद्धि। तो ये डिफरेंट है भाई, दोनों चीजें अलग है। नाम याद रखना भाई। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जंतुओं के अंदर रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जो भी हमारे जीव जंतु हैं भाई, हम बात करें जीव जंतुओं की, तो जो जीव जंतु हैं उनके अंदर जो रासायनिक समन्वय जो होता है ना, वो विशिष्ट रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है, जिन्हें हम कहते हैं क्या, हार्मोन। भाई हार्मोन हमारी ग्रंथियों के द्वारा निकलती है, इस बात को नाम याद रखना भाई। हार्मोन निकलते हैं किसके द्वारा, ग्रंथि। ग्रंथियों में भी कौन सी है भाई, ग्रंथियां भी 2 तरीके की हैं हमारे पास। एक है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि, आगे चर्चा करेंगे हम इनकी, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, उन रासायनिक पदार्थों को नाम दिया जाता है क्या, हार्मोन। इन हार्मोन को हम रासायनिक संदेश वाहक भी कहते हैं, रासायनिक संदेश वाहक भी बोला जाता है, केमिकल मैसेंजर भी इन हार्मोनों को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इन रासायनिक पदार्थों के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ या अणु होते हैं जो हमारी बहुत सारी जैविक रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तब जाके
हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जैविक क्रियाएं हैं वो कंप्लीट हो रही होती हैं। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय एक विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, जो जंतुओं को विशिष्ट एवं विविध ग्रंथियों या अंगों द्वारा स्रावित किया जाता है। और ये रासायनिक पदार्थ जो हैं जिन्हें हम हार्मोन कह रहे हैं, ये उन जंतुओं के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकलने वाले पदार्थ होते हैं। तो रासायनिक समन्वय की जब भी हमसे बात की जाती है कि जीव जंतुओं के अंदर रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है, तो हमारा जवाब होगा एक शब्द में कि जीव जंतुओं के अंदर रासायनिक समन्वय विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। क्लियर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? भाई हमने देखा होगा अक्सर आप लोगों से कहा जाता है कि भाई जो हम खाने में नमक खाते हैं उस नमक में आयोडीन होना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। अच्छा, ब्रांडेड नमक खाओ जिसमें आयोडीन की मात्रा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा क्या है इस आयोडीन के अंदर? बात करें हम आयोडीन की, तो ऐसा क्या है आयोडीन के अंदर जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी के लिए आयोडीन आवश्यक होता है? तो भाई आयोडीन जो है ना, पहली बात तो हम बात करें आवर्त सारणी में हमारा पी ब्लॉक के अंदर आने वाला तत्व है। किसके अंदर आता है? पी ब्लॉक के अंदर। और इसे हम हेलोजन कहते हैं, हेलोजन। इसकी जो पूरी फैमिली है ना उसको बोला जाता है क्या? हेलोजन। हेलोजन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है, आयोडीन धातु नहीं है भाई, आयोडीन क्या है? अधातु, नॉन मेटल है भाई, लेकिन ऐसी मेटल है जो कैसी होती है? चमकती है, चमकीली होती है। वैसे ये कहा जाता है कि धातुएं जितनी भी होती है ना वो सब क्या होती हैं? चमकदार। धातु अधातुओं में आपने अंतर पढ़ा होगा, या हम आगे केमिस्ट्री का पोर्शन जब हम स्टार्ट करेंगे तो धातु अधातुओं में अंतर पढ़ेंगे, वहां भी हमें दे रखा है कि धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। तो एक आयोडीन ऐसी अधातु तत्व है जो कैसी होती है? चमकीली होती है। ठीक है, तो इस आयोडीन की कमी यदि हमारे भोजन में हो जाती है तो इस आयोडीन की कमी की वजह से हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो ग्रंथि से एक थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन की क्या हो जाती है? फिर कमी हो जाती है। जैसे मैंने बोला था अभी, अंतःस्रावी ग्रंथियों से रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। तो एक हार्मोन हमारा थायराइड ग्रंथि जो कि गले में पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। तो इस थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। तो इस हार्मोन का बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी को आवश्यकता है किसकी? आयोडीन की। और आयोडीन हमें चुटकी भर नमक से पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। अच्छा ब्रांडेड नमक खाओ भाई। नमक पहले देखा होगा, बहुत पीछे की यदि हम बात करें तो नमक खड़े पाउडर के फॉर्म में नहीं आता था, छोटे छोटे पीस के फॉर्म में आता था, और उसको चक्की से पीसा जाता था, पीसकर उसको बारीक बनाया जाता, उस नमक को पहले खाया जाता था। उसमें आयोडीन की मात्रा ना के बराबर होती थी। उस नमक को खाने की वजह से हमारे शरीर में थायराइड या और भी बॉडी के अंदर जो भी बीमारियां होती है वो पनपती थी। इसलिए उस नमक को खाने के लिए टोटली बंद कर दिया है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं को भी नमक खिलाया जाता है। हमारे घर में गाय भैंसे एग्रीकल्चर फील्ड में जो हम काम करते हैं उनको भी नमक की आवश्यकता होती है, तो उनको भी नमक ब्रांडेड ही दिया जाता है, क्योंकि उनमें भी थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। यदि उनको हम बेकार नमक खिलाएंगे तो उनके अंदर भी थायराइड ग्रंथि में दिक्कत आएगी, तो उनको भी एक बीमारी होगी जिसे हम गल घोंटू कहते हैं। मनुष्य में भी ऐसा होता है। देखते हैं, देखो कि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है भाई? आयोडीन आवश्यक होता है। इस थायराइड ग्रंथि के द्वारा एक थायरोक्सिन नाम का हार्मोन बनता है। वो हार्मोन बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। और आयोडीन हमें कहाँ से मिलेगा? नमक से मिलेगा। और भोजन में आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है। गोइटर जिसी को हम बोलते हैं क्या? घेंगा रोग। इसको क्या बोला जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। ग्रसित होने की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस बीमारी से बचाव के लिए हमें क्या उपयोग करने की सलाह दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसलिए हमें हमारे भोजन में शुद्ध, जिसका दाना एक जैसा, ऐसे नमक का उपयोग करना चाहिए। ब्रांड बहुत सारे आते, शुद्ध टाटा नमक, जिसका दाना एक जैसा, बिल्कुल चमकीला नमक, कम मात्रा में डालो, खारापन बहुत ज्यादा
मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूं, किसी ब्रांड का, सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसे ब्रांड हैं जो अच्छी मात्रा में, जो अच्छी कंपनियों का जो ब्रांडेड नमक आता है उस नमक का सेवन करना चाहिए, जिससे कि इसमें आयोडीन की मात्रा पर्याप्त हो। क्लियर क्वेश्चन अब हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, जब एड्रीनेलिन, एक गलत लिख दिया है, ये लिखा हुआ है एड्रीनेलिन, ठीक है। जब एड्रीनेलिन रुधिर में, रुधिर बोले तो रक्त, ब्लड के अंदर रक्त में स्त्रावित होता है, स्त्रावित होता है, तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होगी। यदि मान लो एड्रीनेलिन एक हार्मोन है, इसकी कहानी सुन लो। एड्रीनेलिन एक हार्मोन है जो कि निकलता है किससे, एड्रीनल ग्रंथि से। एड्रीनल ग्रंथि से, एड्रीनल हार्मोन किससे निकलता है, एड्रीनल ग्रंथि से। और ये एड्रीनल ग्रंथि कहां मिलेगी हमें, किडनी, किडनी पर मिलेगी भाई हमें, वृक्क जिसे हम कहते हैं, वृक्क, किडनी पर हमें ये ग्रंथि मिलेगी, ठीक है। और यदि ये एड्रीनल हार्मोन काय के अंदर मिल जाए, रक्त के अंदर मिल जाए, तो भाई क्या क्रिया होगी भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यदि ये एड्रीनल हार्मोन हमारे रक्त के अंदर मिल जाए, खून के अंदर मिल जाए, तो ऐसा हमारी बॉडी में क्या होगा। तो बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम इसकी कि एड्रीनल हार्मोन जो है ना, वो हृदय सहित लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों को प्रभावित करता है भाई। तो भाई एड्रीनल हार्मोन का जो काम है ना, वो काम एक तो हमारे हार्ट पर होने वाला है, हृदय पर होने वाला है, और बॉडी के अंदर और भी विशिष्ट ऊतक या अंग पाए जाते हैं। इससे हृदय की धड़कन क्या होती है, बढ़ जाती है। यदि ब्लड के अंदर एड्रीनल की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो हार्ट रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है भाई। हार्ट रेट में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसको अपन कहते हैं हृदय की धड़कन क्या हो गई भाई, बढ़ गई। जब बॉडी के अंदर एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनल हार्मोन का जब ज्यादा मात्रा में स्त्रावण होगा, तो ये सीधा अटैक करता है किस पर, हृदय पर, और हृदय की हार्ट रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब हृदय की हार्ट रेट बढ़ेगी, तो हृदय के द्वारा ज्यादा मात्रा में ब्लड को क्या किया जाएगा, पंप किया जाएगा। जब ज्यादा मात्रा में हृदय से ब्लड बाहर निकलेगा, तो ब्लड निकल पर पहुंचता है में धमनियों सिराओं के अंदर, तो धमनियों सिराओं के अंदर क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं रक्त दाब बढ़ेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं जब हार्ट रेट बढ़ेगी, तो बीपी भी क्या होगा भाई, बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। धमनियों की दीवार पर ज्यादा मात्रा में प्रेशर लगेगा, किसकी वजह से, एड्रीनल हार्मोन की वजह से। इससे हृदय की धड़कन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। श्वसन की दर भी क्या हो जाती है भाई, रेस्पिरेशन की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो हम ब्रीथिंग, सांस ले रहे हैं, सांस लेने की जो स्पीड है हमारी, वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। किसकी वजह से, एड्रीनल हार्मोन की वजह से। पाचन तंत्र एवं त्वचा में रुधिर की आपूर्ति क्या हो जाती है, कम। अब पाचन सिस्टम जो है हमारा, पूरा आहार नाल हमारी जो पूरी है ना, उसमें ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और त्वचा में भी रुधिर की सप्लाई क्या हो जाती है, कम। मतलब हमारी स्किन को और शरीर के अंगों को खून की मात्रा क्या पहुंचती है, कम पहुंचती है, कम पहुंचेगी। धमनियों के आसपास की पेशियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। धमनियों के आसपास जो धमनियों सिराएं जो हमारे अंदर पाई जाती हैं, उनकी पेशियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। रुधिर की दिशा कंकालीय पेशियों की ओर ज्यादा बढ़ जाती है, और यह सभी अनुक्रियाएं मिलाकर शरीर की स्थिति में निपटने के लिए क्या हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। अब इसकी एक कहानी और सुनो। यदि बॉडी के अंदर एड्रीनल हार्मोन यदि ज्यादा मात्रा में स्त्रावित हो जाता है, तो बॉडी के अंदर देखो हार्ट रेट ज्यादा बढ़ गई, बीपी इसकी वजह से बढ़ गया है, और इसकी वजह से धमनियां और उसके आसपास की मांसपेशियां क्या होने लगी हैं, सिकुड़ने लगी हैं। जब इतना सारा काम इससे होने लगा है, तो व्यक्ति का व्यवहार इसकी वजह से चिड़चिड़ा हो जाता है एक तरीके से। और ये चिड़चिड़ा व्यवहार उसका काम में आता है किस समय पे, कि जब कोई शरीर के अंदर ऐसी कोई घटना घटित होती है जिससे हमें बचने के लिए जगह खोजनी है, तो उस समय पे हमारे अंदर एक अलग से स्फूर्ति जागृत होती है, और वो इस समय पे काम में आती है। जब हम किसी से झगड़ा जब हो रहा हो, तब बॉडी के अंदर एड्रीनल हार्मोन ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, तो वो हमें उस स्थिति से निपटने के लिए क्या करता है,
तैयार करता है। मान लो आपके पीछे रास्ते में कहीं पे शेर पड़ जाए, शेर पीछे पड़ जाए आपके में, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे भाई? जान बची लाख उपाय। तो उस कंडीशन में आप इतने तेज भागोगे, इतने तेज भागोगे, इतना ना तो कभी भाग सकते, क्योंकि आपको शेर से क्या करना है? बचाना है। बचाने के लिए इतनी स्पीड में आप भागोगे जितना आप कभी, मान लो इतना यदि आप एमपी पुलिस के फिजिकल में भाग लेते तो सिलेक्शन हो जाता अपना। इतना आप उस दिन भागोगे जिसमें आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं, अपने अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन इतनी एनर्जी शरीर के अंदर बचाव के लिए आ जाएगी, क्योंकि बॉडी को हमें बचाना है, अदरवाइज शेर हमें क्या कर जाएगा? खा जाएगा। तो ऐसी अनहोनी कंडीशन हमारे सामने जब आती है, ऐसी घटनाएं, उस समय पे हमारी बॉडी के अंदर एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। क्लियर बात? तो ये कहानी थी हमारी किसकी? एड्रिनल हार्मोन की। यस। अगला क्वेश्चन, मधुमेह के कुछ रोगी, मधुमेह मतलब डायबिटीज, डायबिटीज बोले तो शुगर की बीमारी भाई, शुगर की बीमारी सब लोगों ने नाम सुना होगा भाई। शुगर लेवल बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये शुगर का लेवल बढ़ता काय की वजह से? तो इसकी कहानी सुनो। देखो भाई, हमारा एक आंतरिक अंग है जिसका नाम है अग्नाशय, अग्नाशय, और अग्नाशय से निकलने वाला एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। अग्नाशय से निकलने वाला एक हार्मोन है, ये है क्या? इंसुलिन। याद रखना, अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है क्या? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। अब इस इंसुलिन हार्मोन की हो गई क्या? कमी। वही शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन जो निकल रहा है उसकी क्या हो गई? कमी हो गई। अब इसकी कमी होने की वजह से इन रोगियों की जब चिकित्सा की जाती है, किसकी? जिसको शुगर की बीमारी है, जिसको डायबिटीज की बीमारी है, तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है, तब जाके अपन उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि इंसुलिन की यदि कमी हो जाती है तो कहीं पे भी हमारे यहाँ चोट लग जाती है तो वो घाव बड़ी देर से भरता है, हमारा उसका घाव बड़ी देर से भरता है। और यदि उस कंडीशन में उसकी चिकित्सा कर दी और घाव यदि हमने बना दिया तो उसका घाव भरने में लंबा समय लग जाएगा, उसका हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें क्या किया जाता है कि डॉक्टरों को सलाह दी जाती है कि जब भी कोई डायबिटीज वाला मरीज है तो जब आप उसकी चिकित्सा कर रहे हो तो पहले आप उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाइए। क्यों? डायबिटीज की बीमारी में इस इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ब्लड के अंदर सप्लाई क्या हो जाती है? इसकी कम हो जाती है। ठीक है बात? अगला क्वेश्चन, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता क्या है? किसी जीव जंतु के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता क्या है? तो भाई, एक जीव की विभिन्न क्रियाकलापों को सही ढंग से संचालन करने के लिए और जीव के अनुरक्षण के लिए काय की आवश्यकता होती है? नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी जैविक अभिक्रियाएं हो रही हैं, उन सारी जैविक अभिक्रियाओं को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए हमें काय की आवश्यकता होती है? नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता होती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी के अंदर ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। क्लियर बात भाई? यस। अब आ जाता है हमारे पास क्या? तंत्रिका कोशिका का नामांकित क्षेत्र, और एग्जाम के हिसाब से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके पास से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं भाई तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित क्षेत्र। तो एग्जाम की यदि बात करें तो कईयों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केंद्रीय तंत्रिका कोशिका का नामांकित क्षेत्र बनाइए, न्यूरॉन का नामांकित क्षेत्र बनाइए। तो भाई अच्छे से सब लोगों को ये बना के प्रैक्टिस करना है। फिर भी हम इसके कुछ भागों की चर्चा करते हैं। ये है हमारी तंत्रिका कोशिका, जिसको हम बोल रहे हैं क्या? न्यूरॉन। और इसी तंत्रिका कोशिका के द्वारा जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वातावरण से इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वो इसी के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाई जाती है और ब्रेन से वापस फिर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाई जाती है। अभी इसको अपन और आगे समझेंगे। तो क्या है कि ये है भाई भाग इसके, यहां से कोई भी सूचना इंफॉर्मेशन क्या की जाती है? ग्रहण की जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं क्या? डेंड्रॉन, जिसको हिंदी में नाम लिखा है क्या? द्रुमिका। याद रखना है, डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स, ग्रुप को डेंड्रॉन बोल देते हैं, याद रखना है डेंड्रॉन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? डेंड्रॉन। हिंदी में नाम है इसका द्रुमिका। तो डेंड्रॉन्स के द्वारा क्या ग्रहण की जाती है? कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर तक ली जाती है, और अंदर आके वो सूचना, वो इंफॉर्मेशन बदल जाती है काय में? विद्युत आवेग में। और कहाँ पहुंच जाती है भाई? केंद्रक तक, इसको केंद्रक। और ये इसका जो पूरा वाला भाग है, ये वाला भाग,
इसको हम बोलते हैं कोशिका काय, सेल बॉडी बोला जाता है इसको। फिर हम इसका आगे वाला भाग देखते हैं तो ये कहलाता है पूरा का पूरा इसका एक्सॉन। ये लंबा पूंछनुमा भाग क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है, जिसे हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं, पूरी लंबा भाग। उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर ये संरचना पाई जाती है, ये वाली ऐसी, इसे आवरण पाया जाता है जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को हम श्वान सेल या श्वान कोशिकाएं कहते हैं, श्वान कोशिका। याद रखना है भाई, श्वान कोशिकाएं काय में पाई जाती हैं? तंत्रिका कोशिका में, न्यूरॉन के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये इसका अंतिम सिरे हैं जी, ये यहां से इन सूचनाओं को अगला न्यूरॉन इसके टच में होगा, उस न्यूरॉन के माध्यम से अगले में भेजा जाएगा। ऐसे पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंच जाती है? फिर ब्रेन तक, और ब्रेन से फिर वापस उस अंग के लिए आती है और ब्रेन उसको क्या दे देता है? कमांड दे देता है। तो ये है भाई तंत्रिका कोशिका का डायग्राम, जिसको आप लोग अच्छे से 2 बार 3 बार 5 बार जितनी बार अच्छे से बना सकते हो आप बनाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अपना किसका? तंत्रिका कोशिका का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अब बात करते हैं ये तंत्रिका कोशिका भी हमने जो पढ़ी थी, उस तंत्रिका कोशिका के कार्य क्या हैं भाई? तंत्रिका कोशिका के कार्यों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो क्या है भाई पहला क्वेश्चन हमारा कि तंत्रिका कोशिका जो है ना वो हमारे बाह्य वातावरण से इंफॉर्मेशन को ग्रहण किया जाता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। और ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं हमारी? देखो, आंख के द्वारा देखा जाता है, एक ज्ञानेंद्रिय हमारी आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। बोलो भाई कौन कौन सी हो गई हमारी ज्ञानेंद्रियां? सबसे पहले नाक को ले लो, फिर आंख को ले लो, जीभ, त्वचा, और क्या बचे हमारे? कान। ये हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां, सेंसरी ऑर्गन जिनको बोला जाता है। और इन्हीं के द्वारा हमारे इस बाहरी वातावरण में क्या घटना घटित हो रही है उसको ग्रहण किया जाता है। जैसे कि नाक का काम क्या है भाई? सूंघना। इसके द्वारा सूंघने की जो भी घटना हो रही है हमारी वातावरण में, कैसी भी जो भी स्मेल है या दुर्गंध है या सुगंध है, जो भी है, हमें किसके माध्यम से मिलेगी? नाक के माध्यम से। तो वातावरण में जैसी भी इंफॉर्मेशन मिली हमारा ब्रेन उस पर तुरंत काम करेगा। तो ये सूचना को ग्रहण करने का काम किसके पास है भाई? नाक के पास। आंख के पास क्या है भाई? आंख का काम है देखना। तो आंख के द्वारा देखकर भी हमारी बॉडी के अंदर कई प्रक्रियाएं होती हैं और ब्रेन तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है। जीभ हमें क्या बताएगी भाई? स्वाद। जीभ क्या बताएगी हमें? स्वाद। त्वचा हमें स्पर्श के बारे में बताएगी, स्पर्श जो भी ठंडा है, गर्म है, जैसा भी है, त्वचा से हमें जानकारी मिलेगी। और कान हमारे सुनने का काम करेंगे, सुनने का काम करेंगे। यदि ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हमारी यदि खुली हुई हैं, एक साथ यदि वर्क कर रही हैं, तो समझो हमारे सारे काम एकदम ओके होते हैं। हमारे साथ होता क्या है कि यदि हमारी एक ज्ञानेंद्रिय काम कर रही है तो दूसरी का पता ही नहीं है कहां व्यवस्था उसकी। बैठे हम यहां हैं क्लास में, लेकिन एक ज्ञानेंद्रिय हमारी कहीं दूसरी जगह ही पहुंची हुई है। तो एक ज्ञानेंद्रियां जब हम पढ़ाई कर रहे हो तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हमारी एकदम से खुली होनी चाहिए। चाहे कोई भी घटना वातावरण में घटे, हमें तुरंत मालूम इसका चलना चाहिए। तो एक साथ कंट्रोल हमारी बॉडी में होता है और नियंत्रण समन्वय क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो वातावरण से प्राप्त यही है, वातावरण से इनके द्वारा हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन ग्रहण की जाएगी। ये इनको हम कह सकते हैं प्रेरणाएं, या हम कह सकते हैं संवेदनाएं, या हम कह सकते हैं विद्युत आवेग। तो जो भी वातावरण से घटना हमें मिलने वाली है सूचना, उस प्रेरणा को या उस संवेदनाओं को विद्युत आवेग में बदलने का काम किसका है भाई? तंत्रिका कोशिका का है। दूसरा है इन विद्युत आवेगों को फिर ये तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। सबसे पहला काम क्या हुआ कि इन ज्ञानेंद्रियों ने उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण किया, वो इंफॉर्मेशन बदली काय में? विद्युत आवेग में, और विद्युत आवेग पहुंचा काय में? तंत्रिका कोशिका के अंदर, और तंत्रिका कोशिका ने उस इंफॉर्मेशन को, उस सूचना को पहुंचा दिया कहां तक? मस्तिष्क तक। ये काम हो गया। अब मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से प्राप्त वापस इन आदेशों को, इन सूचनाओं को फिर से कहां तक पहुंचाया जाता है? अंगों तक। तब जाके हमारा अंग हमारे मस्तिष्क के ऑर्डर के हिसाब से क्या करता है? काम करता है। अगला है कि यह सजीव
जीवों में शरीर के आंतरिक वातावरण में भी और विभिन्न अंगों के बीच भी क्या बनाए रखती है, जे एक समन्वय स्थापित करती है। ठीक है भाई, तंत्रिका कोशिका के कार्य। अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं, निम्न हार्मोन में से प्रत्येक हार्मोन का क्या लिखिए, कार्य लिखिए। भाई ये सभी के सभी जो हार्मोन है ना, पहली बात तो ये हार्मोन है मानव के अंदर पाए जाने वाले, मानव हार्मोन है। पादप हार्मोन आगे अभी मिलेंगे हमें, ये मानव के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन है और मानव के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन हैं। तो बात करते हैं, देखो सबसे पहला हार्मोन हमें दे रखा है थायरॉक्सिन। इसके बारे में हमें पता है कि ये किस ग्रंथि से निकलता है, थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन की बात करें हम, TH थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन निकलेगा हमारी कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि से। याद रखना है भाई नाम, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा, थायरॉक्सिन। बात आती है इंसुलिन की। इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलेगा भाई, इंसुलिन निकलेगा हमारी अग्नाशय ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से। अगला है एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन, तो एड्रीनेलिन हार्मोन कहां से निकलने वाला है, अभी जस्ट पढ़ा था हमने पिछले क्वेश्चन में कि ये निकलने वाला है किस ग्रंथि से, एड्रीनल ग्रंथि से। एड्रीनल, एड्रीनेलिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से। और वृद्धि हार्मोन हमारा निकलेगा मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से, जिसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिसका नाम है GH ग्रोथ हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन जो है ना, वो निकलेगा हमारा किससे, टेस्टिज या वृषण से। कौन, टेस्टोस्टेरोन। तो ये हार्मोन है कि किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थोड़ा सा याद रखना है हमें कि थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा निकलेगा किससे, थायराइड ग्रंथि से। इंसुलिन निकलेगा हमारा अग्नाशय से। एड्रीनल निकलेगा, एड्रीनेलिन निकलेगा एड्रीनल ग्रंथि से। और पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। और वृषण से निकलेगा क्या, टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो हार्मोन है ना, ये हार्मोन मानव में पाए जाने वाले हार्मोन है। इनके काम क्या है, उन बातों को अपन को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहला हार्मोन हमें दे रखा है कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन। और बात करें हम इस थायरॉक्सिन हार्मोन की, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, प्रोटीन हमारी है दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट। और दालों में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर के अंदर निर्माण का कार्य करती है, बॉडी की रिपेयरिंग करती है। कौन, प्रोटीन। दूसरी वसा, जो कि हमें मिलेगी कैसे, घी और तेल से। क्या मिलेगी, वसा। इन क्रियाओं का नियमन कौन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। क्लियर बात। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से। ये कौन कौन सी चीजों पर कंट्रोल करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट पर कंट्रोल करेगा, प्रोटीन पर कंट्रोल करेगा और वसा पर कंट्रोल करेगा। एक काम इसका क्लियर। बात करें दूसरा हार्मोन है हमारा कौन सा, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की यदि बात की जाए तो इंसुलिन हार्मोन हमारे रक्त के अंदर शुगर की मात्रा का कंट्रोल करता है। शुगर, शर्करा को नियंत्रित करता है भाई, शुगर। तभी तो इसी की कमी यदि हो जाएगी तभी तो हमारी बॉडी में क्या होता है, शुगर लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसको हम कह देते हैं कि भाई बीमारी कौन सी हो गई, डायबिटीज, शुगर की बीमारी हो गई। इसको शक्कर नहीं खाने देना, इसको मीठा नहीं खाने देना, इसके लिए शुगर फ्री शक्कर लाओ। मतलब मीठा खाना है लेकिन मीठा कैसा चाहिए, शुगर फ्री चाहिए, जिसमें शुगर की मात्रा नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलेगा, अग्नाशय ग्रंथि से। काम कहां करेगा, रक्त में। रक्त में काय पर काम करेगा, शर्करा पर काम करेगा। तो ये इसका काम हो गया कि इंसुलिन हार्मोन हमारी ब्लड के अंदर शुगर लेवल को क्या करता है, नियंत्रित करता है। बात करें एड्रीनल हार्मोन की, एड्रीनेलिन हार्मोन की, तो ये शरीर के विभिन्न भागों में रक्त प्रवाह में हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन मतलब हार्ट रेट जिसकी बात करें, हृदय का धड़कना, उसकी गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको समझा था। दूसरा वृद्धि हार्मोन की बात करें तो ये हमारे शरीर की वृद्धि से और विकास से संबंधित होता है। इस हार्मोन की यदि हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमारी वृद्धि क्या हो जाती है, संदमित हो जाती है, रुक जाती है। हमारा विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। कौन से हार्मोन की वजह से, वृद्धि हार्मोन की वजह से। ठीक है। और अगला दे रखा है हमारा क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मनुष्य के अंदर यौवन अवस्था के आरंभ के समय शारीरिक परिवर्तनों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जैसे कि दाढ़ी मूछों का आना, आवाज का भारीपन होना,
जिससे कि हम जैसे छोटे बच्चों में अपन ये पता नहीं कर सकते कि आवाज को पहचान करके आवाज लड़के की है या लड़की की है, तो इन आवाज में क्लियरिटी लाने के लिए हमारे ये लिंग हार्मोन होते हैं जो कि बहुत जिम्मेदार होते हैं, जो शरीर के अंदर शारीरिक परिवर्तनों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो ये थे हमारे किसके, थायरॉक्सिन और इंसुलिन, एड्रेनलिन, वृद्धि हार्मोन और टेस्ट हार्मोन के काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे हमारा कौन सा, पादप हार्मोन वाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, IMP इस पे भी लगाओगे और सभी लोग बड़े अच्छे से तरीके से पादप हार्मोन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन के नाम भी लिखिए तथा उन पादप हार्मोन के कार्य भी लिखिए। कैसे, पौधों की वृद्धि एवं विकास, शारीरिक कायिक प्रभावों को लिखिए। एक तरीके से अपन कह सकते हैं विभिन्न पादप हार्मोन के नाम बताइए और उनके कार्य बताइए। जिस तरीके से अभी हमने मानव हार्मोन के नाम पढ़े थे और उनके काम पढ़े थे, वैसे ही पेड़ पौधों के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, हार्मोन, जिन्हें हम पादप हार्मोन कहते हैं। तो पेड़ पौधों के अंदर सबसे पहला हार्मोन कौन सा है हमारा, ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा है हमारा कौन सा, ABA, जिसे हम वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी, ऑक्सिन की। तो ऑक्सिन का काम क्या है भाई, ऑक्सिन हार्मोन का, इसका काम है कि ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, कोशिका के विभाजन को बढ़ाता है, पौधों की गतियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, पौधों के अंदर पत्तियों को गिरने से भी क्या करता है, रोक। ये हार्मोन जब तक पौधों के अंदर होगा तब तक पौधों की पत्तियां नहीं गिरेंगी, नहीं झड़ेंगी। मतलब पौधों के अंदर पतझड़ की क्रिया को ये क्या करता है, रोकता है। अपना देखा होगा एक मौसम ऐसा आता है जिसमें पेड़ पौधे बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। मतलब पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, गंजे। तब भी पेड़ पौधों को कोई टेंशन नहीं, लेकिन यदि इंसान गंजा हो जाए तो पता नहीं लाख उपाय करता है अपने आप को बचाने के लिए। पेड़ को टेंशन नहीं है, उसको दोबारा से पत्तियां आ जाएंगी, सारी पत्तियों को गिरा दो। तो पतझड़ की क्रिया वही होती है, पेड़ पौधे अपने सारी पत्तियों को क्या कर देता है, गिरा देता है। कब गिराएगा वो, ऑर्डर मिलेगा उसको कौन से हार्मोन से, ऑक्सिन हार्मोन से। तो ये पत्तियों को गिरने से क्या करता है, रोकता है। दूसरा, बीज रहित फलों के उत्पादन में भी ये बहुत सहायक होता है। बहुत से ऐसे फल होते हैं हमारे जिनके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं, ऐसे फलों को बनाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए हमें, ऑक्सिन हार्मोन चाहिए। जैसे कि बात करें हम अंगूर की, तो बीज रहित अंगूर हमें बनाने हैं, बीज रहित हमें मैंगो बनाना है, आम आदि हमें बनाना है, उसके अंदर बीज नहीं होना चाहिए, गुठली नहीं होना चाहिए। तो हमें बनाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, ऑक्सिन हार्मोन। तो बीज रहित पादपों के उत्पादन में भी ये क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, बात करें जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का काम क्या है, बीज अंकुरण में सहायता करता है। बीजों का अंकुरण मतलब होता है जिसको अपन अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं कि जब जैसे ही बीज को जमीन के अंदर मिट्टी में डाला जाता है, उसे नमी मिल जाती है, पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, तो उसके अंदर क्या है, जिसको अपन क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, कुरा फोड़ने लगता है, बीज उगने लगता है। उसी को कहते हैं बीजों का क्या होना, अंकुरण होना। तो जैसे ही जिब्रेलिन हार्मोन उसको मिल जाएगा तो बीजों का क्या शुरू हो जाएगा भाई, अंकुरण। तो बीजों के अंकुरण के लिए सहायता देने वाला हार्मोन कौन सा है, जिब्रेलिन। मतलब जब तक जिब्रेलिन है, यदि पर्याप्त मात्रा में उसको मिल रहा है, तो बीज का अंकुरण सही समय से होगा। क्लियर। दूसरा है कि जी बौने पौधों की लंबाई में भी क्या करता है भाई, वृद्धि। जो पौधे कैसे रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, उन पौधों की लंबाई को भी ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो जैसे ही हम मार्केट में जाएंगे, जो जहां जिस जगह पर दवाइयां मिलती हैं पौधों से रिलेटेड, उसे हम बताएंगे तो वो हमें इसी जिब्रेलिन हार्मोन को दे देगा। इसका छिड़काव करने से या उसमें डालने की वजह से इस बौने पौधे की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। साथ में है कि पौधों की पत्तियों को चौड़ी करने में भी ये क्या करता है, सहायता करता है। भाई कुछ पौधों की पत्तियां आपने देखी होंगी, छोटी छोटी पत्तियां रह जाती हैं, उन पत्तियों को चौड़ा करने की भी जिम्मेदारी किसके हाथ में है भाई, इसी जिब्रेलिन हार्मोन। मतलब पौधों के अंदर भी बड़ी भयंकरी वाली क्रियाएं हो रही हैं, इंसान के अंदर तो हो ही रही हैं, पौधे की भी यदि स्टडी करें तो बड़ी जबरदस्त अभिक्रियाएं हो रही हैं। यही है साइंस। तो जिब्रेलिन का काम हो गया। ऐसे ही आता है हमारा किसका, साइटोकाइनिन का काम। जैसे ही आता है हमारा साइटोकाइनिन का काम। तो साइटोकाइनिन हार्मोन की यदि अपन बात करें तो इसका काम है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। मतलब पौधे के लिए क्या बनाना, प्रोटीन बनाना। पौधे के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में भी वृद्धि करता है। ये भी करता है, देखो ये भी वृद्धि से संबंधित है, ये भी वृद्धि से संबंधित है और ये भी वृद्धि से संबंधित है। देखो ऑक्सिन
कुछ भी काम पूछ लिया जाए, तीनों हार्मोन में हमें एक पॉइंट तो लिखना ही लिखना है, क्या? कोशिकाओं की वृद्धि ऑक्सीजन भी करता है, जिब्रेलिन भी वृद्धि करता है, साइटोकाइनिन भी क्या करता है? वृद्धि। पहला पॉइंट तो तीनों हार्मोन में क्लियर रखना, इसीलिए तो एबीए को बोला गया था क्या? वृद्धिरोधक हार्मोन, वृद्धिरोधक हार्मोन। बाकी के ये सब वृद्धि को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। सिर्फ एक ही हार्मोन जैसा है जो वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। तो साइटोकाइनिन का काम पहला है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, कोशिका एवं तने की लंबाई को बढ़ाना। तना समझते हो ना, ये जो शाखाएं तने की, उन शाखाओं की लंबाई में क्या करता है? ये वृद्धि करता है। एवं जड़ों एवं पत्तियों की वृद्धि को रोकने में सहायता करता है। जड़ों की वृद्धि और पत्तियों की वृद्धि को रोकने में सहायता करता है, और अंकुरण के समय उत्प्रेरक भी उत्पन्न यही करता है। क्लियर बात? हार्मोन एक और है, हमसे सिर्फ 4 हार्मोन के बारे में पूछा गया था। वो एथिलीन जो हार्मोन है ना, वो एक गैसीय हार्मोन है, तो इसके बाद अपन उसकी भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हार्मोन तो हमारा अंकुरण के समय सहयोग करता है। दूसरा है एबीए, जिसको हम एब्सिसिक अम्ल भी कहते हैं, या वृद्धिरोधक हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये पत्तियां, यहां पर लिखा हुआ है पत्तियों एवं फूलों के खुलने, खिलने, बंद होने की क्रियाओं को भी क्या करता है भाई? ये नियंत्रण करता है। पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करता है भाई। ये छाएगा, ये हार्मोन का काम है कि जी हार्मोन बन गया तो समझ जाओ पेड़ पौधों के अंदर क्या आ गया? पतझड़ आ गया। वो पौधा अब क्या होने वाला है? गंजा। तो आपने देखा होगा पौधों के अंदर हरी हरी पत्तियां धीरे धीरे वो पीली पड़ने लगती हैं, और पीली पड़ने के बाद पौधा धीरे धीरे अपनी सारी पत्तियों को क्या करना शुरू कर देता है? गिराना शुरू कर देता है। तो पतझड़ की क्रिया को लाता कौन है? ये भी है, यही है गंजापन। पौधों के अंदर गंजापन लाने वाला हार्मोन कौन सा है? ए भी है। वृद्धिरोधक फूल क्रियाओं को नियंत्रण, पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करेगा, तथा पौधों की वृद्धि की दर को भी क्या करता है? कम। पौधों को लंबा नहीं होने देता, रोक देता है। तो जिन पौधों की वृद्धि नहीं हो रही है, उन पौधों के अंदर कौन से हार्मोन की मात्रा ज्यादा है? एबीए हार्मोन। यदि इस हार्मोन की मात्रा कम कर दी जाए और बाकी के हार्मोन की मात्रा बढ़ा दी जाए, तो पौधे की लंबाई जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगी। तो हमें सबसे पहले ये नहीं लेने हैं, हमें ये नहीं देना है। ये नहीं होगा तो पौधा बढ़ेगा, और ये होंगे तो पौधा बढ़ेगा। आप कितना ही इन हार्मोन को दे लो, बाकी की जो वृद्धि हार्मोन हमारे, यदि ये ज्यादा मात्रा में है तो उस पौधे की वृद्धि नहीं बढ़ेगी। इसकी क्या करनी पड़ेगी? पहले हमें कमी करनी पड़ेगी, तब जाके उस पौधे की क्या होगी? लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, यस। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक हार्मोन हमारा और रह गया है। हमें सिर्फ 4 हार्मोन के बारे में वर्णन दे रखा है। 5वें हार्मोन की बात हम आपसे करते हैं। 5वां हार्मोन है हमारा एथिलीन। एथिलीन हार्मोन भाई 5वां। इसे हम गैसीय हार्मोन भी कहते हैं। गैसीय हार्मोन, गैसीय रूप में ये पाया जाता है पौधों के अंदर। और ये गैसीय हार्मोन ये है जो फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार होता है। सबसे मेन काम इसका यही है। एथिलीन हार्मोन एक गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ये उसी समय पौधों के अंदर बनेगा जब फल पकने वाले होंगे या पकाने के लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये हार्मोन है हमारा कौन सा? एथिलीन। तो आपको याद भी रखना है ये वाली बात कि पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने वाले एक गैसीय हार्मोन का नाम बताइए, तो कौन सा है? एथिलीन। पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने एक वृद्धिरोधक हार्मोन का नाम बताइए, ए बी ए। और आपसे पूछा जाए पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने वाले वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोनों के नाम बताइए, तो ऑक्सीजन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये सारे हार्मोन हमारे कैसे हैं? वृद्धि को बढ़ाने वाले। क्वेश्चन क्लियर? अगला डायग्राम हमारा ये है जिसमें हमसे प्रतिवर्ती चाप के बारे में पूछा जाता है। यस, ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी हमसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। एक प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। मतलब ये प्रतिवर्ती चाप ये है कि हमारे बॉडी के अंदर ये तंत्रिका कोशिका किस तरीके से काम कर रही है और कैसे हमारा ब्रेन हमारे शरीर के अंगों को काम करवा रहा है, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कैसे पहुंच रही है, उस घटना को इसके अंदर दिखाने की कोशिश की गई है।
तो दो डायग्राम दे रखे हैं आपको बने बने हुए, एक फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों एक ही हैं। किसी भी डायग्राम को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी आपको दिखाया गया है कि एक व्यक्ति का जो हाथ है ना वो गर्म पानी है, इसके अंदर पानी कैसा है भाई, इसके अंदर गर्म पानी है। इस गर्म पानी के अंदर ये व्यक्ति अपने हाथ को क्या कर रहा है, डाल रहा है। तो भाई गर्म पानी के अंदर हाथ को डाला जाएगा, पानी गर्म है तो हाथ क्या होगा, जलेगा। तो जलेगा हाथ, तो क्या करेंगे अपन, उसको हटाएंगे। तो ये हटाने की प्रोसेस कैसे ब्रेन तक पहुंची है और ब्रेन ने कैसे इस इंफॉर्मेशन को हाथ को दिया है कि भाई अब तू हाथ को हटा ले, बोलो है कि नहीं। तो देखो जैसे ही इसको गर्म महसूस हुआ, इसको ऊष्मा मिली, इसको दर्द हुआ, इसकी त्वचा ने इस बात को ग्रहण किया, तो इसकी जो मांसपेशियां हैं, इससे जो इंफॉर्मेशन है ना, ये हमारे पहुंची कहां तक, स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण या प्रतिवर्ती क्रियाओं का कंट्रोल कौन करता है, मेरुरज्जु। तो ये प्रक्रिया कहां होने वाली है, मेरुरज्जु। ब्रेन तक तो ये घटना नहीं पहुंचेगी, ये घटना कहां पहुंचने वाली है, हमारी मेरुरज्जु तक। और हमें यहाँ पे सोचने समझने का समय नहीं मिलेगा। जैसे ही पानी गर्म पानी के अंदर उंगली डाली, तुरंत गर्म हुआ तो हमने उंगली को क्या कर लिया, हटा लिया। लेकिन हटाने और उंगली डालने के बीच में जो प्रोसेस है वो बड़ी लंबी है, बड़ी डिफिकल्ट है, जटिल प्रक्रिया है। कि पहले इसकी इंफॉर्मेशन तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से कहां पहुंचेगी भाई, मेरुरज्जु तक, और मेरुरज्जु फिर इंफॉर्मेशन देगा किसको, इस हाथ को, कि भाई हटा ले। तो ये हाथ की मांसपेशियां क्या होंगी, फिर सिकुड़ेंगी, फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, और हम हाथ को क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। इस प्रोसेस को इसके अंदर दिखाया गया है, जिसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। यानी इसके अंदर कौन सी क्रिया हो रही है, प्रतिवर्ती क्रिया। और प्रतिवर्ती क्रिया किसके माध्यम से कंप्लीट होती है, बैकबोन के अंदर पाए जाने वाला मेरुरज्जु, ठीक है। तो ये घटना आपको यहाँ पे दिखाई गई है। थोड़ा सा क्लियर देखना है, यदि ये क्लियर नहीं दिख रहा हो तो इधर दे रखी है ये सारी घटनाएं, ये घटना। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से बना लेना, मेरुरज्जु। और मस्तिष्क के लिए फिर यहाँ से संदेश भेजा जाता है मेरुरज्जु के द्वारा कि भाई ब्रेन, अब आप उस हाथ को हटाने के लिए सिग्नल दे दो, जिससे कि ये हाथ हटा लिया, नहीं तो उंगली जल जाएगी। तो ये बचने का क्या है हमारा उपाय, अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया हमारी हो रही। तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन और है आपका ये कि मानव शरीर के में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाइए। तो अभी हमने बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा की थी। उन अंतःस्रावी ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकल रहे थे, उन हार्मोन की भी हमने क्या की थी, चर्चा की थी। और वो हार्मोन के कार्य भी हमने क्या किए थे, सभी के डिस्कस किए थे। तो बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या नाम देते हैं हम, हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थों को क्या नाम दिया जाता है, हार्मोन। तो देखते हैं हमारे शरीर के अंदर कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमें दो डायग्राम इसमें बने हुए दे रखे हैं, एक हमारा मेल के अंदर पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक हमारी फीमेल के अंदर पाई जाने वाली, मतलब ये है हमारा नर और ये है डायग्राम हमारा किसका, मादा का। तो हम बात करते हैं दोनों के अंदर कहाँ है। देखो ब्रेन वाले भाग में देखो हमारी, देखो एक तो हैगी हमारी हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर, एक हैगी हमारी पीनियल ग्रंथि और एक हैगी यहीं पर पीयूष ग्रंथि। इसी पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं कौन सी, मास्टर ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर। तो ये देखो हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर, पीनियल ग्रंथि ब्रेन के अंदर, पीयूष ग्रंथि भी ब्रेन के अंदर। तीन ग्रंथियां तो हमें हमारी इस स्कुल खोपड़ी के अंदर देखने को मिल जाती हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष ग्रंथि। जैसे ही इस ब्रेन वाले भाग से गर्दन वाले भाग में हम आते हैं, तो गर्दन वाले भाग में हिंदी में एक नाम लिखा हुआ आवटु ग्रंथि और एक और नाम लिखा हुआ है परावटु ग्रंथि। तो यहाँ पर दो ग्रंथियां हैं हमारी, एक को बोलते हैं हम कौन सी, थायराइड ग्रंथि, और एक को बोलते हैं हम पैराथायरॉयड ग्रंथि, जो भी गले में अपन ने पढ़ी थी, थायराइड ग्रंथि। और ये है हमारी कौन सी, पैराथायरॉयड ग्रंथि। तो ये दो ग्रंथि हमें, थायराइड ग्रंथि के ही ऊपर एक एच आकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड, पैरा मतलब ऊपर, किसके ऊपर, थायराइड के ऊपर। तो थायराइड के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी, पैराथायरॉयड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाई जाने वाली पैराथायरॉयड ग्रंथि। ये इसका शेप दे रखा है, देखो जी लगभग एच जैसा आकार इसका बनता है, इसलिए ऐसा दे रखा है। तो ये है हमारी कौन सी, पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि के जस्ट नीचे की तरफ आओगे तो आपको मिलेगी कौन सी, थाइमस ग्रंथि। ग्रंथियों के नाम याद रखना है, उनकी पोजीशन याद रखनी है कि कौन सी ग्रंथि हमारे शरीर में किस जगह पर पाई जाती है। क्योंकि जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारे लिए इन ग्रंथियों का नाम नहीं लिखा होगा, बस यहाँ पर हमें एरो लगा के ग्रंथि का नाम लिखना है कि ये ग्रंथि यहाँ पाई जाती है। हाइपोथैलेमस यहाँ पाई जाती है, पीनियल यहाँ पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि यहाँ पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि ये रही, और थायराइड के जस्ट ऊपर कौन सी है, पैराथायरॉयड ग्रंथि।
इस जगह पे पाई जाती है हमारी कौन सी, थाइमस ग्रंथि। ऐसे हमें इनकी पोजीशन याद रखना है, पोजीशन हमसे पूछी जाएगी, इनके नाम आपको नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरी हमारी कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि, जिससे कौन सा हार्मोन निकलने वाला है, इंसुलिन हार्मोन निकलने वाला। ये हमारी कहाँ पाई जाएगी, अग्नाशय के अंदर। जी हमारा एक अंग हो गया, जो कि हमने आहार नाल जब हमने पढ़ी थी, पाचन तंत्र जो 6 चैप्टर बायो का हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने इसको पढ़ा था। दूसरा है अधिवृक्क ग्रंथि, यही है हमारी कौन सी, एड्रिनल ग्रंथि। ये रही हमारी क्या, किडनी। ये क्या है, किडनी। किडनी के ऊपर ही पाई जाती है कौन सी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ये रही ग्रंथि, ये वाला भाग हमारा, इसी को बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, यानी एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। क्लियर बात। जिससे कौन सा हार्मोन निकल रहा था, एड्रीनेलिन। इमरजेंसी के समय पे ये हार्मोन काम कर रहा था हमारी बॉडी में। अग्नाशय होगा। दूसरा है हमारा क्या, वृषण। ये वही वृषण है जिससे कौन सा हार्मोन निकल रहा था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा था। ये वृषण से निकलने वाला हार्मोन कौन सा हमारा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। बात करते हैं हम किसमें, मादा के अंदर। तो हाइपोथैलेमस सेम स्थिति में, पीनियल सेम स्थिति में, पीयूष सेम स्थिति में, और पैराथायरॉयड, थायरॉयड, थाइमस, सारी ग्रंथियां सेम। अग्नाशय सेम, अधिवृक्क ग्रंथि सेम, ठीक। मेल और फीमेल के अंदर कहां तक ग्रंथि है, अग्नाशय वाली भाग और एड्रिनल ग्रंथि, ये वाला भाग मेल और फीमेल में क्या होता है, सेम होता है। बस अंडाशय इनके अंदर जो पाया जाता है उसमें हमारे दो हार्मोन हमें मिलते हैं, एक मिलता है एस्ट्रोजन और एक मिलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि किस से निकलते हैं, अंडाशय से निकलते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस में मिलेंगे, मेल या फीमेल में, फीमेल में, यानी नर या मादा में। तो मादा में पाए जाने वाले दो हार्मोन के नाम याद रखने हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ये काय से निकलते हैं, अंडाशय से। तो हमसे पूछा जाए कि भाई अंडाशय से निकलने वाले दो हार्मोनों के नाम बताइए, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मादा के अंदर पाए जाने वाले दो लिंग हार्मोनों के नाम बताइए, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नर के अंदर पाए जाने वाले एक हार्मोन का नाम बताइए, टेस्टोस्टेरोन। किस ग्रंथि से निकलता है, ये वृषण से निकलता है। बात क्लियर। तो ये पोजीशन हमें इनकी क्या रखनी है, याद रखनी है। क्लियर बात, यस। एक डायग्राम है और है हमारा किसका, ब्रेन का, जिसमें ब्रेन के अलग अलग भागों को दर्शाने की कोशिश की गई है। तो इस डायग्राम को भी आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और इसके भी भागों के नाम दे रखे हैं, क्योंकि ब्रेन को भी हमने 3 भागों में मेन रूप से डिवाइड कर रखा है। पहला भाग है हमारा इसका ब्रेन का क्या, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दूसरा भाग है हमारा क्या, पश्च मस्तिष्क, और तीसरा भाग है इसका कौन सा, मध्य मस्तिष्क। तो इस तरीके से मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया गया, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो बात करते हैं, देखो ये रहा आगे वाला हिस्सा है इसका, अग्र मस्तिष्क। ये ब्रेन की जो बात करें ना, ब्रेन के ऊपर तो बहुत मजबूत हड्डियों का एक आवरण पाया जाता है। उस आवरण के अंदर कौन बंद रहता है, ब्रेन। जिस तरीके से हम इस ब्रेन के ऊपर हेलमेट लगा लेते हैं, उसके अंदर हमारा सिर रखा है, उसी तरीके से ब्रेन के ऊपर हड्डियों का एक आवरण पाया जाता है, जिनको हम फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमोइड, अलग अलग हड्डियों के नाम से जानते हैं। 8 हड्डियां इसके ऊपर हैं, बहुत मजबूत। ये हड्डियां जब तक नहीं निकलेंगी, जब तक हम ब्रेन को बाहर से नहीं देख सकते। तो उनके अंदर अच्छे से मजबूती से ये क्या है, बंद है। फिर भी उसके बाद इन हड्डियों को भी खोल लिया जाए तो इस ब्रेन के ऊपर 1, 2, 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। कितनी झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, जिनके नाम हैं पाया मैटर, डूरा मैटर और अरेकिनॉइड। पाया मैटर, डूरा मैटर और अरेकिनॉइड, ये 3 झिल्लियां इसके ऊपर पाई जाती हैं, जिनके अलग अलग काम है। यही झिल्लियां हमें मेरुरज्जु में भी मिलती हैं, और यही 3 झिल्लियां हमें ब्रेन के ऊपर भी देखने को मिलती हैं, जिसका अलग अलग काम होता है। ठीक है। दूसरा हाइपोथैलेमस, अभी हमने पढ़ा था, एक ग्रंथि ब्रेन के अंदर पाई जा रही थी, पीयूष ग्रंथि को भी हमने पढ़ा था। ठीक है। ये है इसका पश्च मस्तिष्क वाला भाग। पश्च मस्तिष्क के भी भाग हैं अलग अलग, पॉन्स है, मेडुला और अनुमस्तिष्क। और यहाँ से जो संरचना ब्रेन का, जो हमारा सिर का पीछे वाले भाग की बात करें, तो ब्रेन से सारा सिस्टम निकलता है बाहर की तरफ यहाँ से। तो यहाँ जो रीढ़ की हड्डी, हमारे बैकबोन जो है ना, उसके अंदर एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, मेरुरज्जु कह देते हैं। ये पूरा आपस में एक सिस्टम कनेक्टेड है, मतलब मेरुरज्जु भी काहे से कनेक्टेड है, ब्रेन से, और ब्रेन भी काहे से कनेक्टेड है,
मेरुरज्जु से। तो इससे हमारी कौन सी क्रियाएं होने वाली हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं इससे होने वाली हैं, और इच्छा के अनुसार जो क्रियाएं होंगी वो कैसे होने वाली हैं? हमारी मस्तिष्क से यानी ब्रेन से होने वाली हैं। और इसका ये वाला भाग कहलाता है क्या? मध्य मस्तिष्क। तो आप अच्छे से इस डायग्राम को प्रैक्टिस करें, इसके भागों के भी क्या याद रखें, अच्छे से नाम याद रखें। अब क्वेश्चन है अगला हमारा क्या कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य लिखिए। अभी हमने मस्तिष्क के भागों के नाम सुने थे, इनके काम क्या है भाई? क्वेश्चन ये बनता है। इसका सबसे पहले काम की बात करें, इसका जो अग्र मस्तिष्क वाला भाग है जो कि हमें सिग्नल देता है किसका? भूख का, प्यास का, इससे संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन? हमारा अग्र मस्तिष्क। बात याद रखें, अग्र मस्तिष्क के जो भी भाग हैं इसी के अंदर भूख और प्यास के केंद्र होते हैं। यहीं से हमें सिग्नल मिलता है कि भाई हमें भूख लग रही है, कि हमें प्यास लग रही है। क्लियर बात? मध्य मस्तिष्क वाला इसका भाग है ना, ये हमें सुनने के लिए, देखने के लिए जिम्मेदार होता है भाई। मध्य मस्तिष्क वाले भाग का काम क्या है? सुनना और देखना, सुनना और देखना। तो आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि भाई कभी कभी आंखों को व्यक्ति खुलवाते हैं ना, ऐसा सुना होगा कि आंखों के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, लेंस बदलवाया, कोई आंख डिस्टर्ब हो गई तो उनकी सुनने की क्षमता भी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता का सिस्टम एक जगह से ही है, तो यदि उनमें किसी में एक में दिक्कत हो गई तो दूसरी जगह अपने आप दिक्कत हो जाती है। जो व्यक्ति कानों से सुनते नहीं है उनको दिखाई भी कम देता है, या जो आंखों से अंधे होते हैं उनको सुनाई भी कम देता है। तो एक ही जगह पर काम हो रहा है। दूसरा है कि मस्तिष्क के मेडुला वाले भाग में, भाग नहीं भाग द्वारा रक्तदाब, बमन, बमन मतलब होता है उल्टी, उल्टी की क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा? मस्तिष्क के मेडुला वाले भाग के द्वारा, जो कि पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। पश्च मस्तिष्क में स्थित एक अनुमस्तिष्क जो होता है ना, वो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का क्या करता है? अनुरक्षण करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने का काम। जैसे कि हम छोटे थे तो धीरे धीरे चलना सीख रहे थे, उस समय पे हम खड़े भी हो जाते फिर गिर जाते थे, खड़े भी हो जाते फिर गिर जाते थे, तो धीरे धीरे हमने चलना सीखा। तो मतलब क्या विकसित हुआ हमारे ब्रेन का? अनुमस्तिष्क भाग। यही हमारे शरीर की बैलेंस को बनाए रखता है। एक पैर पे खड़े होना, साइकिल चलाना, और कलाबाजियां जो दिखाई जाती हैं लोग बागों के द्वारा कि रस्सी पे जो चल रहा है व्यक्ति, कैसे बैलेंस बना लिया जाता है, तो उसका ये वाला भाग क्या होता है? बहुत ही ज्यादा विकसित। काय के द्वारा? प्रैक्टिस के द्वारा। प्रैक्टिस किसी भी चीज में जरूरी है। बुद्धि सबके अंदर बराबर है, बस जो अपनी बुद्धि का जितना ज्यादा उपयोग करता है उसकी ब्रेन का वही वाला भाग क्या हो जाता है? ज्यादा मात्रा में डेवलप हो जाता है। क्लियर बात? यस। तो ये था हमारा 7 चैप्टर बायोलॉजी का, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। और इस चैप्टर के हमने अभी तक की इस क्लास में सारे क्वेश्चनों को क्या कर लिया है भाई? डिस्कस कर लिया है। और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की क्या होती है? एंडिंग, जिसमें हमने बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को क्या कर लिया है भाई? डिस्कस कर लिया है। तो बात करते हैं 7 चैप्टर की। बायोलॉजी का हमारा सेशन जो चल रहा है अभी रनिंग में, अब आगे आने वाली जो क्लास होगी वो हमारी बायो के नेक्स्ट चैप्टर की क्लास होगी। और अभी तक हम बायोलॉजी के 2 चैप्टरों को चर्चा में ले चुके हैं। पहला चैप्टर था हमारा कौन सा? जैव प्रक्रम, जो बायो का 6 चैप्टर आता है। और दूसरा चैप्टर अभी हमारा जस्ट खत्म हुआ 7 चैप्टर, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें हमने कोशिश की है कि प्रीवियस एग्जाम में एनसीईआरटी पैटर्न एमपी बोर्ड में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को हमने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की। तो आप अच्छे से इन क्लासों को रिपीट कीजिए, बार बार देखिए, बार बार क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी डायग्राम इसके अंदर आए हैं, बायो के पोर्शन से सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पूछे जाते हैं? डायग्राम तो पूछे ही जाते हैं, क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, साथ साथ में डायग्राम भी उनसे पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप क्या कीजिए? अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और आगे की क्लास का नोटिफिकेशन लेने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय रहते हुए सारी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप जब तक